है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज This फ्रॉम call is now being recorded. This call is now being transcribed. डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहती है। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है, The charges are arranged at the vertices of the equilateral triangle ABC. इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया, इस तरीके से चार्ज अरेंज किया, आप लोगों को दिख रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड भी सेम रहेगी और एंगल भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अगर सिर्फ दो चार्जेस रहते और वो भी कैसे, डाइपोल मोमेंट इज बिटवीन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मेन थिंग इज इक्वल भी होने चाहिए और अपोजिट भी होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे सिर्फ दो चार्ज रहते, जैसे मान लीजिए अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू होता, या फिर प्लस 2q या फिर माइनस 2q होता, तो उनके बीच का हम निकाल लेते। यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस तरीके से दिया है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे 2q दिया है। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सेपरेट कर लेते, ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस क्यू, तो यहाँ पे इस क्यू को सेपरेट कर लिया, क्यू और मैंने क्या कर लिया, क्यू, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस क्यू। ये काम कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो है वो डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं, और इन दोनों के बीच का क्या निकाल लेते हैं, डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। तो ये जो है इसके बीच का डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे आएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरीके से आएगी। हाँ, और इनके बीच में जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। तो इसे कुछ बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट, इसको P1 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, P2। तो हमें क्या बताना है, अभी नेट डाइपोल मोमेंट बताना है। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये पहला, ये P1 और P2, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। ओके, वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है रिजल्टेंट कैसे निकालते। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये A वेक्टर है और ये क्या है हमारा B वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, कैसे देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta. What is the angle theta? Theta is the angle between vector a and b. तो यहाँ पे हमें P1 और P2 के बीच का एंगल फिगर आउट करना पड़ेगा। तो एंगल कितना रहेगा, अगर ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 रहेगा, एग्जैक्टली अपोजिट एंगल। अभी P1 और P2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। P1 इक्वल टू, इनके बीच का है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इज Q, और उनके बीच का सेपरेशन क्या है, D। तो P1 की वैल्यू भी उतनी और इसकी भी वैल्यू उतनी ही आएगी। चलो फॉर्मूले के बीच डाल देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मान लो मैंने इसको क्या बोल दिया, यहाँ पे इसे मैंने बोला है P1 और इसे क्या बोला है यहाँ पे P2। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, P नेट इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वेयर प्लस P2 स्क्वेयर प्लस 2 P1 P2 cos ऑफ थीटा। थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 60, बिकॉज अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। वैल्यू पुट कर देते, P1 की वैल्यू डाल दी, देखो Q इंटू डी का स्क्वायर, Q इंटू डी का स्क्वायर 2 इंटू P1 और P2 और cos कितना 60 डिग्री। ये रेस टू 1/2 है, मतलब अंडर रूट है। तो इस सब को सॉल्व करो, आंसर क्या आता है, यहाँ तक हम आ गए 1। तो इसका अंडर रूट लिया तो Q अंडर रूट Q स्क्वायर Q अंडर रूट D स्क्वायर D, और ये अंडर रूट क्या हो गया यहाँ पे 3। ओके, समझ में आ गया सबको। देखो हमने सेपरेट क्यों किया चार्जेस को, बिकॉज हमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज चाहिए। तो माइनस क्यू है, तो एक माइनस क्यू को क्यू दे दिया और एक दूसरे माइनस क्यू को एक दूसरा प्लस क्यू दे दिया। क्लियर? ओके, अपना हैंड रेज कर सकते हो आप। यस यस, ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पूरा फोकस बोर्ड पे करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हमें कुछ फॉर्मूले देखने हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। एक तो देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कोई अलग सी चीज नहीं है, वो चार्जेस ही है, चार्जेस का कॉम्बिनेशन ही है। तो जहां पे भी चार्ज रहेगा उसके आजू बाजू तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ही। तो डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी हमें वो बताना है, ठीक है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है और ये मैंने ले लिया यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2a, और इनके बीच का मिडल का ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, कितने से, यहाँ पे सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पे यहाँ पे p पॉइंट है। मैं किससे बात कर रही हूँ, मिड पॉइंट से। किससे, मिड पॉइंट पे r डिस्टेंस पे ये p पॉइंट है। तो 1 by 1 अगर देखा जाए तो इस q के कारण
P पॉइंट, सिर्फ अभी सब भूल जाओ, अभी अब मान लो कि सिर्फ यहाँ पे कौन है, माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहती है, टुवर्ड्स रहती है। तो ये इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ रहेगी, इसको 1 बोल देती हूँ, इसको 2 बोल देती हूँ, दिस इज क्या हो जाएगा E1। और जो E2 है अभी सब हटा दो, अभी सिर्फ सामने किसका फोकस करना है, प्लस क्यू का। अगर यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहता तो उसके कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, P पॉइंट पे इस तरफ रहेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई नेट इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे E2। इस तरीके से हम डाइपोल के कारण, दोनों के कारण निकाल सकते हैं उन दोनों का रिजल्टेंट। तो मुझे ओवरऑल अभी हमें सिर्फ जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, हम E1 निकालते, E2 निकालते, डेरिवेशन पे हमें नहीं जाना है, हमें सीधा फॉर्मूला याद रखना है। तो मैं आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला बता रही हूँ, हम दो फॉर्मूले निकालेंगे। कौन सा, सबसे वाला ये फॉर्मूला, जब पॉइंट कहाँ पे हो, पॉइंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है किस पॉइंट पे, जो पॉइंट कहाँ पे हो, दैट पॉइंट इज ऑन दी एक्सियल लाइन। कहाँ पे, एक्सियल लाइन। व्हाट इज एक्सियल लाइन, ये जो इन दोनों में से पास हो रहे हैं ना, दिस इज एक्सियल लाइन। ये कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन है। अगर इस एक्सियल लाइन पे जब हो तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और दूसरा होता है इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन क्या होता है कि भाई ये मिड पॉइंट से जा रहा है इसके, तो ये भी इधर का भी ए, इधर का भी मिड पॉइंट, दिस इज इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन इस पे अगर पॉइंट हो तो कितना रहेगा। तो 1 बाय 1 में पहले फॉर्मूला बताती हूँ। तो सबसे पहले किसके लिए फॉर्मूला है, फॉर द पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाता है हमारा, ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। इस पे हमें फोकस करना है। ओके, किस तरीके से, अगर मान लो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, पॉजिटिव Q, नेगेटिव Q, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस कितना है 2a, ये है मिड पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस है a, और यहाँ पे एक्सियल लाइन पे कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। तो व्हाट इज r, हाँ फॉर्मूले में ध्यान दो, 2 कांस्टेंट है, k क्या होता है, k की वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने पढ़ा है। p इज द डाइपोल मोमेंट, p कैसे निकालोगे, q इंटू क्या हो जाएगा 2a से निकाल लोगे। ओके, उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसके बाद आगे क्या है, मल्टीप्लाई बाय क्या है, आपकी आवाज बंद हो गई है मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ हो गया मेरे हिसाब से। हेलो हेलो, यस यस यस। ओके 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 नाउ, हाँ ठीक है। r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ओके, एंड व्हाट इज ए पता ही है, मिड पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, यही फॉर्मूला बस याद रखना है। उसके बाद अगर बोल दिया जाए कि ए जो है इट इज वेरी 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 मच लेस देन क्या है यहाँ पे आर, या फिर आर बहुत बड़ा है, तो ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला मॉडिफाई होकर कैसे बन जाएगा, इस तरीके से। क्लियर हुआ, ये वाला कब यूज करना है, जब ए बहुत छोटा हो, किससे, आर से। आगे बढ़ते हैं, अभी इक्विटोरियल लाइन के लिए देखते हैं फॉर्मूला। ओके, नहीं उसके पहले इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, इसे इसके ऊपर, टू चार्जेस ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड कितना है 1 माइक्रोकुलम, बट अपोजिट इन साइन, आर सेपरेटेड बाय द 1 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है 1 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इज 1 माइक्रोकुलम, एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस कितना 1 सेंटीमीटर। Calculate the magnitude of the electric field at a point distance 10 centimeter from the midpoint of axial line। मैंने क्या बोला, axial line कौन सी होती है, ये हो गई हमारी axial line। यहाँ से मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है 10 सेंटीमीटर, ये मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई। एक्सियल लाइन जैसे बोल दिया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोगों का, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू 2 पी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, के की वैल्यू डाल दिया, अगर नहीं डालने यहाँ ही ऊपर लिखती हूँ मैं, यहाँ पे 2kp इंटू आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। आर की वैल्यू पता चल गई 10 सेंटीमीटर, ए की बात करते हैं, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ओके। ए मतलब आधा होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, इसमें कंफ्यूजन मत करना, ए कितना लेना है आधा, ओके। आगे बात करते हैं, बस अभी हमारे पास के भी है, हमारे पास टू कांस्टेंट है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकुलम, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6, 2 इंटू ए कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -2, टी भी निकल गया, आर हमें पता है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, R is equal to 10 into 10 to the power -2 मीटर, सभी वैल्यू हमारे पास A इक्वल टू 0.5 into 10 to the power -2 मीटर, सभी वैल्यू बस इस फॉर्मूले में हमें पुट करनी है। आगे अगर हम कैलकुलेशन देखें तो देखो इसमें सब कुछ चीजें वैल्यू पुट करी है, तो आंसर कितना आता है दिस मच। किसी को दिक्कत है इसमें? इसमें सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एवरीवन, हेलो, थोड़ा फास्ट हो रहा है कि समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाकी लोग आप लोग अनम्यूट करके थम्स के बता। साथ भी और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जो भी कोऑर्डिनेटर्स है, ये जो इमोजी वाला ऑप्शन है उसमें थम्स का ऑप्शन आता है, हाँ, तो इमोजी थोड़ा, वाले इसमें आप कर हाँ, सकते हो, मतलब समझ इंटरेक्शन रहा है थोड़ा कि अच्छा हो बच्चों। जाएगा, ताकि जो मैडम है हाँ, ये वेरी गुड वेरी गुड, ये सही है यस, कि जो मैडम है अपना, वो भी समझ पाएंगी कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हाँ कुछ लगे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, हाँ ओके। हाँ हाँ, नवीन सर मुझे आप बता दीजिएगा अगर उन्होंने कुछ चैट बॉक्स में लिखा हो तो। हाँ, मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने क्या बोला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद अभी कौन सा फॉर्मूला निकालना है हमें, जब वो इक्वेटोरियल एक्सिस पे हो, ठीक है, तो इक्वेटोरियल एक्सिस का निकालते हैं। चलो यहाँ पे देखो, डेरिवेशन की तरफ ध्यान मत देना, मैं जब नोट्स भेजूंगी डेरिवेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखो। बस किस वक्त कौन सा फॉर्मूला देखना वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, अगर एक्सियल पे निकालना है तो एक्सियल वाला यूज करेंगे, इक्वेटोरियल पे निकालना है तो इक्वेटोरियल वाला यूज करेंगे। अभी इक्वेटोरियल का कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे ये हो गया पॉजिटिव, क्यों ये हो गया नेगेटिव, दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, कितना हो गया यहाँ पे 2a, मिड पॉइंट है मतलब a, यहाँ से कुछ सेंटर से एग्जैक्टली r डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे बताना है, ओके। तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, ये वाला डिस्टेंस अगर ये r है और ये a है तो पाइथागोरस से ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाला भी उतना ही हो जाएगा √r² प्लस a²। इस पॉइंट पे बताना ये पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज क्या है नेगेटिव है, तो इसके कारण जो डाइपोल, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, उसके डायरेक्शन आउटर की तरफ, दैट इज ई, और इसके कारण जो रहेगी इसकी तरफ, दैट इज ई। तो इन दोनों का क्या निकालना है, E1 एंड E2, इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट रहेगा, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगी, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, उसका फॉर्मूला इज गिवन बाय E इज इक्वल टू K इंटू P अपॉन r² प्लस a² टू द पावर 3/2। What is r? R is the r distance of point from midpoint of dipole from on equatorial, on equatorial line, okay, got it। आर भी पता चल गया हमें, ए तो पता ही है, बस अभी ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें शॉर्ट चीज क्या है, अगर आर बहुत 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 ज्यादा बड़ा हो ए से, तो ए को क्या ले लेंगे 0, तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा इस तरीके से, ए पूरा 0 हो गया ना, r² टू द पावर 3/2, 2 और 1/2 कैंसल, r का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है,
Two charges plus 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are held 1 centimeter apart. ठीक है, प्लस 20 माइक्रोकुलम का है और यहाँ पे माइनस 20 माइक्रोकुलम का, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब दूसरा फॉर्मूला यूज करना है. एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. ये वाला डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर. आर की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर. यहाँ पे बताना है. थोड़ा देखा जाए तो आर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है ना ए से. आर जो है वो ए से बहुत ज्यादा बड़ा है. इसका मतलब है हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू के पी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर का क्यूब. क्यू ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? बिकॉज आर इज वेरी मच ग्रेटर देन, दिख रहा है 50 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे वैसे. ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. उसके बाद पी कितना आ जाएगा? क्यू इंटू क्या हो जाएगा? 2a. क्यू की वैल्यू डाल दी. 2a कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर 0.01. यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? दिस मच 0.5 का क्या हो गया? क्यूब. आंसर कितना आ गया? ये तो कैलकुलेशन बहुत आसान है. ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को क्वेश्चन? यस यस, जलंधर स्कूल, गुड. यस गुड. यस शमशेर, यस. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. यस ओके, 2 मिनट के लिए होल्ड करिए और थोड़ा ये क्वेश्चन देखिए. 2 मिनट दीजिए मुझे. इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना. 2 मिनट में आती हूँ. चलिए अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं. टॉर्क हमें देखना है अभी. ठीक है, डाइपोल इन द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अभी ये? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल रख दिया. अभी हमने देखा कि डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आजू बाजू में है. अभी हम क्या करें? देयर इज ऑलरेडी वन इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें मैंने एक डाइपोल को रख दिया इस तरीके से. यहाँ पे मान लो प्लस क्यू और ये हो गया नेगेटिव क्यू. डाइपोल सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस कितना? 2a. तो इसके कारण जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी इस तरफ हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. तो डाइपोल मोमेंट जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा. आप लोगों को पता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रख देते हैं, जैसे क्यू चार्ज था देखो, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसके अंदर मान लो कोई क्यू चार्ज रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स लगता था ना. दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या आता था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू. तो फोर्स इक्वल टू क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज. इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो रख दिया है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा. उस फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू. अब ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इसको इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा. उसकी वैल्यू क्या रहेगी? ई इंटू क्या हो जाएगा? क्यू. अरे नेगेटिव चार्ज भी उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई. नेगेटिव चार्ज है माइनस, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई हो गया. मतलब फोर्स जो है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब
अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, उसकी डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है ओवरऑल तो जीरो है, इक्वल एंड अपोजिट है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिक्स में पढ़ा है हमने। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। व्हाट इज एफ फोर्स? आर इज द सेपरेशन एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 2a। फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे? Q इंटू ई, और उनके बीच का एंगल कितना है? साइन थीटा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या करना है? यहाँ पे Q इंटू ई इंटू 2a दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू 2a। यहाँ पे अगर देखें Q इंटू 2a इज अ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? P क्रॉस E। इट इज द टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, P इज द वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। तो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वेक्टर आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हमेशा टॉर्क का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? P क्रॉस E। अगर डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना, और हमेशा P पहले उसके बाद E। अगर उल्टा पुल्टा लिख दिया तो आंसर गलत हो जाता है, आप लोगों को पता है। इसलिए तो हम टॉर्क इज इक्वल टू हमेशा R क्रॉस F लेते हैं, F क्रॉस R नहीं करते, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E करेंगे। और अगर थीटा दिया है, थीटा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? PE साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला है। डिपेंड क्वेश्चन में कौन सी चीजें गिवन है। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, तो ये वाला यूज करो। टी की वैल्यू दी है, ई की वैल्यू दी है और एंगल दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वही बता रहा है कि डायरेक्शन कैसी है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द डाइपोल मोमेंट। चलो डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी दे दिया है, मतलब ये P वैल्यू is aligned at the 30 degree with the direction of the uniform electric field, direction of the uniform of magnitude। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टॉर्क का दो फॉर्मूला है, P क्रॉस E, और दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे PE साइन थीटा। यहाँ पे एंगल है, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, P की वैल्यू डाल दो, E की वैल्यू डाल दो, साइन ऑफ क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर दी, दैट आंसर इज इक्वल टू दिस मच। सबको समझ में आ गया टॉर्क? हेलो हेलो, यस, गुड। यस जलंधर स्कूल, यस, गुड। कुलदीप, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमें आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखेंगे आज हम। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब उस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज नथिंग बट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। देखो एक एरिया है यहाँ पे, वन एरिया, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, फील्ड लाइंस पास हो रही है, हम ऐसे बोल रहे हैं। तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे उतनी ज्यादा क्या रहेगी? उतना ज्यादा क्या रहेगा? फ्लक्स रहेगा। उस फ्लक्स को डिनोट किया जाता है सिंबल फाई से। फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही, फील्ड लाइन ज्यादा है
तो फ्लक्स भी ज्यादा कैसे पता चला? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है, ये एरिया छोटा है और ये एरिया बड़ा है तो ज्यादा पास हो रही है, इसमें से ज्यादा पास हो रही है, इसलिए फ्लक्स क्या है? ज्यादा है इसका, 2 का। आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग हो तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या रहेगी? ज्यादा। मैंने बोला था अगर फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आस पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहती है? ज्यादा रहती है। अगर ज्यादा फील्ड लाइंस है तो फ्लक्स भी उस एरिया में से पास होने वाला भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। यहाँ पे देखो एकदम एकदम पास पास में फील्ड लाइंस है यूनिफॉर्मली, यहाँ पे उतना ही एरिया है, पर अगर उतना ही एरिया इसमें हमने रख दिया तो ये वाला फ्लक्स, एरिया तो सेम है दोनों का, पर यहाँ पे फील्ड लाइंस मैंने ऐसे रैंडमली ड्रॉ किया, उसको यूनिफॉर्म इमेजिन करो, ऐसे नहीं ड्रॉ किया। तो यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा रहेगा, यहाँ पे फ्लक्स कम रहेगा, बिकॉज फील्ड लाइंस कम डेंस है यहाँ पे, डेंस कम। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड है? एरिया ऑफ सरफेस। अगर सरफेस ज्यादा रहेगा, सीधी सी बात है, तो फील्ड लाइंस कम पास होगी, तो फ्लक्स भी क्या रहेगा? कम रहेगा। एज सिंपल एज दैट। अभी फॉर्मूले की तरफ जाते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है? पहले तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है भाई? स्केलर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू ए। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिख रही हूँ यहाँ पे E इंटू ए कॉस क्या हो गया यहाँ पे? थीटा। व्हाट इज E? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, A इज द एरिया वेक्टर। हम तो सुनते आ रहे हैं कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी कैसे रहता है? चलो उसका मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे, एरिया का जैसा शेप है उस हिसाब से एरिया निकाल लेंगे, पर डायरेक्शन ऑफ एरिया कैसे बताएंगे? So direction of the area is perpendicular to the surface. Okay? जो भी सरफेस है उस एरिया का जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर रहता है सरफेस को। जिसे मान लीजिए, अगर मान लो यहाँ पे है ये वाला, इस तरीके से मैंने फ्लैट रखा है ये वाला टेबल के ऊपर, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा? उसका एरिया वेक्टर आएगा इस तरीके से, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ओके, गॉट इट? चलो, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, एरिया इज ऑल्सो वेक्टर। दोनों वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कौन आ रहा है? स्केलर। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? E डॉट ए। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इज इक्वल टू E A कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कॉस आता है, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस आता है, क्रॉस होता तो साइन आता। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं बस फ्लक्स का। कब कौन सा यूज करना है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया हो तो ये वाला यूज करो। अगर मैग्नीट्यूड में दिया है और दोनों के बीच का एंगल दिया है तो ये वाला यूज करो। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अरे वेक्टर फॉर्म में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हो गया फ्लक्स, वो भी वेक्टर फॉर्म में दिया है। एरिया वेक्टर, सॉरी ये क्या है? एरिया वेक्टर। हमें क्या निकालना है? फ्लक्स। तो फ्लक्स के दो फॉर्मूले हैं, E डॉट ए और दूसरा कौन सा है? फ्लक्स इज इक्वल टू E A कॉस थीटा। कौन सा यूज करेंगे? ये वाला, बिकॉज वेक्टर फॉर्म में दिया है, और उनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो दोनों मैंने लिख लिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई कैप के साथ आई कैप का मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 1 1, जे कैप का जे कैप के साथ 4 इंटू 2 6 इंटू 3, के कैप का के कैप के साथ। तो आंसर कितना आया? दिस मच। समझ में आया आप लोगों को? ये वाला फ्लक्स समझ में आया? रिस्पॉन्स करिए, कुछ हो तो चैट बॉक्स में लिखिए। गुड गुड गुड। पूरा फोकस बोर्ड पे रखा करो, सब समझ में आ जाता है तो रिवाइज किया करो। गुड। MTS स्कूल तलवारा, ओके, यस, थैंक यू, गुड गुड, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? A charge Q is placed at the center of the sphere of the radius R. Okay, एक स्पीयर ले लिया हम लोगों ने, उसके सेंटर पे Q चार्ज रखा है और उसकी रेडियस कितनी है? R है, उसकी रेडियस R है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है? फाइंड द
flux, the electric field through the surface of the sphere due to the enclosed charge. अच्छा, स्पीयर है, स्पीयर की रेडियस r है, उसके अंदर q चार्ज है, तो q चार्ज, स्पीयर तो कुछ नहीं, स्पीयर के ऊपर चार्ज नहीं है, स्पीयर के अंदर चार्ज है, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, आउटर की तरफ रहेगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी सरफेस से, तो बताना है मैग्नीट्यूड उसका कितना रहेगा। एक तो फ्लक्स का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, ई ए कॉस ऑफ थीटा, हमें फिगर आउट करना पड़ेगा एरिया कितना रहेगा, सॉरी एंगल कितना रहेगा। ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा है हमने, कल ही पढ़ा, क्या होता है के क्यू अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर, यहाँ पे हमें सरफेस पे बताना है ना, तो क्यू पॉइंट से सरफेस कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया आर का स्क्वायर। चलो ई तो मिल गया, बात करते एरिया की, सरफेस एरिया आएगा ना यहाँ पे, एरिया किसका आएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्या आ जाएगा स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलो एरिया भी हो गया, अभी बात करते हैं एंगल की। देखो मैंने ना इसे थोड़ा सा कट कर लिया, यहाँ पे कट कर लिया, सरफेस ऐसे कट कर लिया, मैंने सरफेस को यहाँ पे अगर कट कर लिया है तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी, और एरिया वेक्टर कैसे रहता है, परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसा पोर्शन कट कर लिया मैंने, इसको साइड में ले लिया, तो बाहर की तरफ निकल रही है ना, सूरज की तरह सोचो उसको, सन है, सन से रेज बाहर निकल रही है, उस हिसाब से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन इस तरफ, बिकॉज एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब एंगल थीटा क्या हो गया, इज अ जीरो, तो कॉस ऑफ जीरो क्या होता है 1 होता है, वैल्यू पुट कर दी हमने, देखो ई की वैल्यू डाल दी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एरिया कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आंसर कितना आ गया यहाँ पे, वैल्यू पुट करो क्यू अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुई चीजें, आर स्क्वायर कैंसल, के की वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू अगर मैं डाल दू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ पे 4 पाई के क्यू, यहाँ तक आए हैं ना, तो यहाँ पे 4 पाई के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 4 पाई कैंसिल, आंसर कितना आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, गुड गुड गुड, रिस्पॉन्स करिए, MSJ2 गुड, यस शमशेर, यस जलंधर स्कूल गुड, यस, वहां पे होते ना इमोजी, उस पे आप रिएक्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम सुन के पता चल रहा है कि चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कंटिन्यूअस चार्ज, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कंटिन्यूअसली, मतलब कोई बॉडी को चार्ज मैंने दे दिया तो उसके ऊपर चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कंटिन्यूअसली। उसके कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वन बाय वन देखते हैं। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, पहले तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस और वॉल्यूम, लीनियर मतलब लेंथ के ऊपर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सरफेस मतलब होल सरफेस के ऊपर, वॉल्यूम मतलब पूरा पूरा वॉल्यूम कवर कर रहा है, और इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी सबको पता है, डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है भाई, मास अपॉन क्या होता है वॉल्यूम, उसे बोला जाता है वॉल्यूम डेंसिटी। हमने सुना है देयर इज अ लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, उसी हिसाब से हम देख रहे हैं। अगर लीनियर डेंसिटी होता है, लीनियर डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन लेंथ होता है। एरियल डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन क्या होता है एरिया। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन क्या होता है वॉल्यूम। बस यहाँ पे मास की जगह कौन है, चार्ज है, बस दैट्स इट। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से, डायग्राम की तरफ नहीं जाओ, इधर मेरे तरफ देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर यहाँ पे इस तरीके से एक रॉड है, रॉड की लेंथ कितनी है L है, और उसके ऊपर पूरा कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया हम लोगों का, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय चार्ज एक्टिंग पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके,
बस आगे बात करते हैं। उसका यूनिट क्या आएगा? कूलम पर मीटर। चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ मीटर। आगे बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब एरिया चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं उसको डिनोट किया जाएगा इससे सिग्मा। तो ये चार्ज एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया दैट इज ए, उसका यूनिट क्या आएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या आ जाएगा? वॉल्यूम का आएगा चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब बिकॉज वॉल्यूम है। सिंपल एज दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। A uniformly charged conducting sphere of 2 meter diameter has a surface charge density of this much. ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? इतनी। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर, उसका डायमीटर कितना है? 2 मीटर, मतलब रेडियस कितनी है? 1 मीटर। उसका क्या दिया है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर होता है, सरफेस होता है और क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, यहाँ पे लीनियर की सॉरी सरफेस की चल रही, मतलब फॉर्मूला क्या आएगा? चार्ज अपॉन एरिया आएगा। क्या पूछा है? चार्ज पूछा है। हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, चार्ज हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? स्पीयर है, स्पीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो यहाँ तक आ गए हम, यहाँ पे सिग्मा डाल दिया, 4 पाई की वैल्यू डाल दी और यहाँ पे आर स्क्वायर। यहाँ पे चार्ज किसके बराबर आ गया? इसके बराबर। समझ में आ गया आप लोगों को आज का सेशन? क्वेश्चन क्लियर हो गया और टॉपिक भी अच्छे से। मैं आप लोगों के साथ ये नोट शेयर कर दूंगी, फिर आप अच्छे से लिख लेना उसको। क्लियर टू ऑल? ओके, यस, ठीक है। कल मिलते हैं, आप कॉपी कर लेना सब अच्छे से और अच्छे से पढ़ लेना। ओके, बाय। नवीन सर? यस मैम, यस। हाँ, यस सर, ओके, आई एम बाय बाय, यस बाय।